नमस्कार। हेलो एल्केन्स हेलो एडिन्स के 8वें क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं हेलो एडिन्स के रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने जा रहा हूं। तो हेलो एडिन्स की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे जो पहली अभिक्रिया है वह है नाभिक रागी प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन और रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। तो हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो हम बात कर रहे हैं हेलो एडिन्स की। तो हेलो एडिन्स में हम क्या देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसके प्रति वह बहुत अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, मतलब कि निम्न क्रियाशील होते हैं। तो किन कारणों से ये निम्न क्रियाशील होते हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। तो हम पहला जो इसमें पॉइंट हो सकता है वह है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। हम देखते हैं क्या कि रेजोनेंस के कारण कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड है, जो आबंध है, वो आंशिक द्विबंध उसमें पाया जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। और जिस कारण से कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड क्लीवेज है वह अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है, तो उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो जब तक कार्बन हैलोजन बॉन्ड नहीं टूटेगा तो नया न्यूक्लियोफाइल किस प्रकार से ऐड होगा। तो हम इन्हीं सब कारणों को पढ़ने जा रहे हैं। हम हेडिंग करते हैं हेलो एडिन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एडिन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें हम मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी जोड़ दें। रिएक्शन। सेकंड हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। तो जिसमें आज का क्लास मुख्य रूप से केंद्रित होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया पर। हम इसमें देखने वाले हैं कि हेलो एडिन्स आखिर किस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति कम क्रियाशील होता है। तो जिसमें पहली चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है अनुनाद प्रभाव, रेजोनेटिंग इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो हम पहले इस दोनों को मिटा लें और ये स्टेटमेंट हम लिख देते हैं कि हेलो एरिन्स
नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति निम्न कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। निम्न कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। और जिसमें पहला हम लोग देखने जा रहे हैं अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें, फिर और क्लियर होगा। बड़े ही बारीकी से हम समझेंगे। ये है बेंजीन रिंग और हमने इस प्रकार से बनाया है। यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम इस रूप में दिखाएं। तो फर्स्ट स्टेप में हम करते क्या हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आता है और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ, तो ये पहला स्ट्रक्चर के रूप में हम लेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, चूँकि ये जो है बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड टूटने के कारण हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ इस कार्बन पर आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मतलब ये एरो दिखा रहा है, तो हम देख रहे हैं क्या कि कार्बन और हैलोजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रहा है। हम इस प्रकार से यहाँ दिखाएंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर जो होगा, ये दोनों बॉन्ड तो एज यूजुअल है। अब ये जो क्लोरीन है, हम और इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख नहीं रहे हैं, यहाँ क्लोरीन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पर हुआ है इस कार्बन पर, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या कि ये एरो हम इधर से इधर दिखाएंगे और इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ ऐसे। तो जिस प्रकार से हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर से जो सेकेंड स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र को देखा, तो जो एरो डायरेक्टेड था यहाँ माइनस हो गया और जहाँ से वो इंड कर रहा था वहाँ प्लस हो गया। तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे, देखिए ये जो बॉन्ड टूटा, तो इस बॉन्ड के टूटने के कारण यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और ये माइनस यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, ये प्लस माइनस मिल करके एक बॉन्ड बना ले रहा है। तो हम यहाँ पर बॉन्ड दिखाते हैं। ये तो बॉन्ड जिस प्रकार से है ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जो ये, अच्छा यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाना होगा। यहाँ प्लस चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे क्या, फिर ये इस प्रकार से हम एरो दिखाएंगे और यहाँ, तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम अगर समझ लेते हैं, ये तो बॉन्ड बनेगा और ये मेरा डबल बॉन्डेड से क्लोरीन है और यहाँ जो माइनस चार्ज था ये, और ये जो बॉन्ड टूट करके यहाँ आया तो यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ माइनस प्लस मिल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर और हम देखेंगे। चलिए हम यहाँ बना दे रहे हैं, नीचे इधर ही ले लेते हैं। ये बॉन्ड तो रहेगा, ये भी रहेगा और ये जो माइनस चार्ज है इसका डायरेक्शन हम इधर दिखाते हैं और ये फिर जो पुराना वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये प्लस है, फिर से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, ये प्लस माइनस चार्ज हट गया और ये माइनस जो है यहाँ जो मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण, ये दोनों मिल करके एक बॉन्ड बना लेगा। और जो पहले का स्ट्रक्चर था
वो मिल जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर हमने क्या देखा, तो दोनों में अंतर देखा क्या कि यहाँ जो बॉन्ड का ओरिएंटेशन है इस डायरेक्शन में है और यहाँ उसके उल्टा डायरेक्शन में है। तो हमने सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर और फिफ्थ स्ट्रक्चर, तो फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये बेंजीन रिंग है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इस कार्बन पर होता है और ये बॉन्ड टूट करके ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाता है। तो यहाँ हो गया मेरा माइनस चार्ज और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ प्लस चार्ज, ठीक है। और प्लस माइनस मिल करके एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि ये सारा जो कॉर्नर है वह सब कार्बन को इंडिकेट कर रहा है और इस टॉपिक को हम लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, तब इस पे ज़्यादा हमको दिमाग लगाना नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि ये तो अब कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो माइनस था कार्बन पर, फिर जो है उसके जस्ट अल्टरनेट नेक्स्ट जो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ दूसरे कार्बन के पास, ये बॉन्ड टूट गया और इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट कार्बन के पास। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहाँ माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ जा रहा है तो यहाँ प्लस चार्ज होगा और ये प्लस और माइनस मिल करके नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा मेरा, जो माइनस चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन के पास, फिर बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ माइनस चार्ज हो गया और ये प्लस माइनस मिल करके एक बॉन्ड बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि ये माइनस चार्ज जो है, ये माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ हो रहा है और ये जो डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, ये डबल बॉन्ड टूट जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस क्लोरीन के पास हो रहा है। तो ये प्लस चार्ज भी वेनिश कर गया और ये जो डबल बॉन्ड था पुनः सिंगल बॉन्ड में आ गया। तो जो स्ट्रक्चर हमने पहला देखा था ठीक उसी के प्रकार का स्ट्रक्चर फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका है, लेकिन बॉन्ड का ओरिएंटेशन अलग अलग है। फिर से हम एक लाइन में समझने का प्रयास करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो उसमें क्या देखते हैं कि अगर कोई ऐसा स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो या इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इस ग्रुप के ऐड होने से जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड है जहां, तो एक सिग्मा एक पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन के कारण डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और इसी इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाते हैं। और फाइनली जो हम देखते हैं कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इस बात को देख रहे हैं कि कार्बन और हेलोजन, तो यहाँ हमने क्लोरीन लिया है, तो चलिए कार्बन और क्लोरीन के बीच जो आबंध है, जो बॉन्ड है, पार्शियल द्विआबंध या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आ जाता है, जिस कारण से कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड क्लीवेज अपेक्षाकृत और कठिन हो जाता है, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो जब तक ये एज ए लिविंग ग्रुप क्लोराइड आयन के रूप में यहाँ से हटेगा नहीं तो नया न्यूक्लियोफाइल जुटेगा नहीं। तो यह मुख्य कारण है कि हेलो एडिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव होता है। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट यहाँ और ये ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं। लिखेंगे
हेलोएरिन्स में अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन आवंध में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विकसित हो जाता है। यहां लिख दें आंशिक द्विआबंध, आंशिक द्विआबंध विकसित हो जाता है, जिस कारण कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड क्लीवेज अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। तो अब क्लियर हो गया कि यही मुख्य कारण है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स रेजोनेटिंग इफेक्ट के वजह से यह लेस रिएक्टिव होता है। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट होगा कि हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चूंकि हेलोएरिन्स में हम क्या देखते हैं कि जो हेलोएरिन्स होते हैं हेलोजन और कार्बन, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़े होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और sp2 में हम क्या देखते हैं कि sp3 की अपेक्षा अधिक s कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो जहां s कैरेक्टर अधिक होगा उस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। और हम देखते हैं क्या कि आवेश भी, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और आवेश भी अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ होता है। तो नेक्स्ट हम जो है पॉइंट ले सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले इसे हम मिटा दें। ओहो, चलिए तो हम देख रहे हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति हेलोएरिन लेस रिएक्टिव है, जिसमें सेकंड जो है कारण हम ले सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। प्रसंकरण भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे हेलोएरिन्स में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़े होते हैं वे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं।
जबकि हेलो एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन जुड़े होते हैं। तो हम देखते क्या हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में अधिक या अपेक्षाकृत अधिक एस गुण मतलब कैरेक्टर पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन हैलोजन आबंध आवेशित होते हैं। जिस कारण वे और अधिक दृढ़ हो जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन भी एक कारण हो गया कि हैलोएडिन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसके प्रति वो लेस रिएक्टिव होगा। एक और कारण हो सकता है इनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व। हम देखते हैं क्या कि हैलोएडिन्स में अगर हैलोजन को हटा दिया जाए तो फिनाइल कैटायन बनेगा, और फिनाइल कैटायन जो होता है वो अस्थायी होता है क्योंकि उसमें सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, स्व आयनन के कारण ये अस्थायी हो जाते हैं। और साथ ही हम एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें देखते हैं क्या कि जो फिनाइल कैटायन होते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करते हैं। और हमने पहले भी बताया था SN1 SN2 में कि जो एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, ये सब SN1 रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इनस्टेबिलिटी के कारण ये SN1 रिएक्शन भी शो नहीं कर पाते हैं। तो ये मुख्य कारण हो सकता है मतलब कि जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन है इसके प्रति हेलो एल्केन्स का लेस रिएक्टिविटी। और एक और हम पॉइंट ले सकते हैं जिसका नाम है पॉसिबल रिपल्सन, हिंदी में कहेंगे संभावित प्रतिकर्षण। चूँकि हम देखते हैं क्या कि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है और जो एरीन है वह भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों अगर न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा तो हम देखेंगे क्या कि एरीन के ओर जो आगमन हो रहा है तो ये आगमन की संभावना बहुत कम हो जाती है चूँकि दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो इस दो पॉइंट को हम लोग आगे करेंगे। हम फोर्थ पॉइंट लेते हैं स्व आयनन। या हम लिख सकते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन का
ओ अस्थायित्व। स्व आयनन के कारण फिनाइल केटायन, लिख दे सेल्फ आयोनाइजेशन के कारण फिनाइल केटायन ओ अस्थाई होते हैं, ओ अस्थाई होते हैं। ये अनुनाद प्रभाव रेजोनेंस इफेक्ट द्वारा अस्थाई नहीं होते हैं, साथ ही SN1 अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते हैं। और फोर्थ पॉइंट में ले लेंगे पॉसिबल रिपल्सन। सीधे लिखेंगे प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन धनी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन धनी एरिन्स की ओर या के बीच प्रतिकर्षण के फलस्वरूप ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतिकर्षण, जिसे हम रिपल्सन भी कहते हैं, तो संभावित प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन धनी मेरा न्यूक्लियोफाइल भी है और जो एरिन्स है उसके ओर जब आगमन होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो हम देखते हैं कि दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं कर पाता है। तो ये मुख्य कारण है हेलो एरिन्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, जिसमें हमने चर्चा किया अनुनाद प्रभाव, चर्चा किया प्रसंकरण, फिर ओ अस्थायित्व किसका, तो फिनाइल केटायन का ओ अस्थायित्व, और नेक्स्ट प्रतिकर्षण। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ठीक है कम क्रियाशील है, तो आखिर किस प्रकार से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ अगर गर्म किया जाए तो ये क्या हो जाता है कि क्लोरीन जो कार्बन हेलोजन के बीच बॉन्ड है वह बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और OH ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो हम मिटा देते हैं और यहाँ आप जो है पॉसिबल रिपल्सन
इसमें हम संभावित भी लिख सकते हैं। चलिए, संभावित प्रतिकर्षण। तो अब लिखेंगे हम OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। लिखेंगे जब, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन ताप पर 300 एटीएम दाब पर जलीय NaOH से या जलीय NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बन क्लोरीन आबंध टूट जाता है एवं OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल समूह, OH समूह सीधे लिखिए, कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर प्रतिस्थापन की क्रिया संपन्न होती है। तो चलिए हम रिएक्शन लिख ले रहे हैं। यहां मेरा क्लोरीन है और यहां हमने कितना टेम्परेचर, तो 623 केल्विन टेम्परेचर, कितना प्रेशर, तो 300 एटीएम प्रेशर, और हम क्या ले रहे हैं, एक्वस जलीय NaOH ले रहे हैं। तो ये जो है मेरा क्लोरीन हट करके OH जुड़ जा रहा है, ये फिनॉल हो गया और ये क्लोरोबेंजीन हो गया। तो इस रिएक्शन में हम कुछ और बातें करेंगे कि अगर ऑर्थो और पारा पोजीशन पर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दें, जैसे NO2 ग्रुप को लगा दें, तो इस रिएक्शन पर क्या प्रभाव होगा। तो हम देखेंगे कि अभिक्रिया और फास्ट हो जाएगी। जितना टेम्परेचर हम यहाँ दे रहे थे उससे कम टेम्परेचर में ही रिएक्शन हो जाएगा। तो हम बस रिएक्शन को लिखेंगे और ये स्टेटमेंट को हम मिटा दे रहे हैं। हम सिर्फ ऑर्थो पहले जो है हम पारा पोजीशन पर ले लेते हैं। यह क्लोरीन है और इस पारा पोजीशन पर हम NO2 ले लिए। तो हम क्या देख रहे हैं, ये NaOH 443 केल्विन टेम्परेचर पर ही मेरा जो पारा पोजीशन पर NO2 था वह एज यूजुअल रहेगा। तो टेम्परेचर घटा, अब हम इसे भी मिटा दे रहे हैं और एक बार हम ले रहे हैं ऑर्थो पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और पारा पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, क्लोरीन एक ऑर्थो पर भी ले लीजिए NO2 और पारा पर भी ले लीजिए NO2। इस केस में क्या होगा,
तो इस केस में और टेम्परेचर घट जाएगा, 368 केल्विन टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ हम ठीक है एक्वस लिख देते हैं, एक्वस NaOH, और ये मेरा रिएक्शन हो गया। ऊपर सिर्फ OH आएगा और जो पोजीशन ऑर्थो और पारा पर NO2 ग्रुप था वो आ जाएगा। क्लियर हो गया। एक और रिएक्शन हम लेते हैं कि तीनों पोजीशन पर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं, NO2, NO2 और NO2, मतलब ऑर्थो और पारा दोनों पोजीशन पर। यहाँ क्या हो जाएगा कि अब टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा और NaOH की उपस्थिति में यह बन जाएगा मेरा, जो ऑर्थो पोजीशन पर था, पारा पोजीशन पर था, वो एज यूजुअल मेरा NO2 ग्रुप है, और जो OH है यहाँ थोड़ा ऊपर कर देते हैं, वो इस पोजीशन पर आ गया। तो क्लियर है मेरा। अगर हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ये मेरा 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहाँ नीचे इधर लिखते हैं 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो अब बाकी सबका नाम आसानी से हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, 4 नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है। एक इसका नाम दे देते हैं, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और यहाँ क्या ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ होगा 5, यहाँ हो गया 6, तो 2 पे 4 पे 6 पे, तो लिखेंगे हम 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो नेमिंग की चर्चा हमने विस्तार पूर्वक की थी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा जो प्रतिस्थापन होता है उसमें हम देखते हैं क्या कि टेम्परेचर और प्रेशर, और साथ ही हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, उसके साथ गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि जो क्लोरोबेंजीन है वह फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, एक स्टेटमेंट यहाँ लग रहा है कि हाँ सही बात लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब ग्राही लिख सकते हैं, ग्राही समूह ऑर्थो पारा स्थान पर जुड़ते हैं तो अभिक्रिया और आसानी से कम ताप और दाब पर संपन्न होती है। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।